सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी रखी। याचिकाकर्ताओं ने आज की कार्रवाई में अपनी दलीलें समाप्त की। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस बीच भारत संघ की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपनी दलीलें शुरू की और कहा कि एससी और एसटी सकारात्मक कार्यों के माध्यम से लाभ से लदे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये समूह अत्यधिक असमान थे और जहां तक आरक्षण का संबंध है वे डरावनी स्थिति में थे। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने दलीलें पेश की वह पूरी तरह से तर्कहीन नजर आती है, आरक्षण के आधार के विरुद्ध नजर आती है। अब समझिए एजी ने क्या कहा। एजी वेणुगोपाल ने कहा कि 103वां संविधान संशोधन समाज के कमजोर वर्गों के लिए सक्षम प्रावधानों की एक श्रृंखला स्थापित करने में प्रथम संवैधानिक संशोधन और 93वें संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त संशोधन सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी सहित पिछड़े वर्गों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल है। हालांकि आगे के वर्गों या सामान्य श्रेणियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल है जो बेहद गरीब है। इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया कि संशोधन के माध्यम से राज्य ने ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सकारात्मक कार्रवाई प्रदान की जिन्हें मौजूदा आरक्षण के तहत लाभ नहीं मिला। पीठ द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या उनके पास खुले या सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आबादी के प्रतिशत पर डेटा है, एजी वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया। इस देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कुल जनसंख्या 25% है। कुल जनसंख्या का 18.02% खुले सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं। जहां तक संख्या का संबंध है, ये जनसंख्या के हिसाब से लगभग 350 मिलियन होगा। जस्टिस भट्ट ने पूछा, क्या उक्त संख्या 2011 की जनगणना पर आधारित है? और जब एजी ने सकारात्मक उत्तर दिया तो जस्टिस भट्ट ने कहा कि संख्याओं को केवल एक अनुमान के रूप में समझा जा सकता है क्योंकि जनगणना 11 वर्ष पुरानी है और अपडेट नहीं है। इस पर एजी ने कहा, जहां तक नीति आयोग का सवाल है, उन्हें नहीं लगता कि वे देश के गरीबी के स्तर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, लेकिन ये 35 करोड़ अनुमानित है। इसके बाद एजी वेणुगोपाल ने अपनी अगली दलील दी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा को प्रभावित नहीं करता है। उन्होंने अगड़े और पिछड़े वर्गों के बीच अंतर किया और कहा कि 10% आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण से पूरी तरह स्वतंत्र है। उन्होंने प्रस्तुत किया, तो हमारे पास सभी 4 खंडों एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य में गरीब लोग हैं। 10% होने का क्या प्रभाव है? यह 50% की सीमा को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि 50% केवल संतुलन के लिए था। मान लीजिए कि उन्होंने तय किया कि हम 60% या 70% या 80% देंगे, तब प्रभाव यह होगा कि मेधावी लोग संस्थानों और नौकरियों में सीटों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए अब मैं ये निष्कर्ष निकालूंगा, एजी ने कहा, कि जहां तक आरक्षण का सवाल है वहां 2 वर्ग हैं। एक पिछड़ा वर्ग जो 50% तक सीमित है, दूसरा एक वर्ग है जो 50% है। वह सामान्य वर्ग है। जहां तक सामान्य वर्ग का संबंध है, यह कमजोर वर्ग को दिया जा रहा है। अतिरिक्त 10% के मौजूदा आरक्षण से स्वतंत्र होने की बात को जोड़ते हुए उन्होंने कहा, यह आरक्षण एक नया विकास है जो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण से पूरी तरह स्वतंत्र है। यह उनके अधिकारों का हनन नहीं करता है। यह 50% से स्वतंत्र है। सवाल यह है कि यह 50% की सीमा से अधिक है और इसलिए बुनियादी का उल्लंघन है। यह संरचना उत्पन्न नहीं होती है जब तक आप इस आधार पर भेदभाव और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आधार नहीं रखते कि 15(4) श्रेणी के ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी के ईडब्ल्यूएस के समान है। ईडब्ल्यूएस को कोई विशेष लाभ दिए जाने का प्रश्न सामान्य श्रेणी में उत्पन्न नहीं हो सकता। वे अब पहले से दिए गए आरक्षण के भीतर और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इसकी अनुमति है? अपने तर्कों को जारी रखते हुए एजी ने प्रस्तुत किया कि भेदभाव का सवाल नहीं उठ सकता क्योंकि पिछड़ा वर्ग एससी, एसटी और ओबीसी अगड़े वर्गों या सामान्य श्रेणी के लिए बराबर नहीं है क्योंकि दोनों को पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त लाभों के कारण समान रूप से नहीं रखा गया है।